हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर 2 जावा प्रोग्रामिंग में। तो जावा प्रोग्रामिंग पे दूसरा लेक्चर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइट कोड के बारे में, और ये बाइट कोड बनता कैसे है। तो क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं जावा में, मान के चलिए test.java, तो इसको कंपाइलर जो है जावा का, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कंपाइलर टेस्ट.क्लास में कन्वर्ट कर देता है। टेस्ट.क्लास इज नथिंग बट योर बाइट कोड। अब टेस्ट.क्लास जो है ये हमारा बाइट कोड है। अब इस बाइट कोड को जेवीएम क्या करता है, प्रोसेस करता है 010101 बिट फॉर्मेट में कंप्यूटर के लिए, क्योंकि ये बाइट कोड जेवीएम समझ सकता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसीलिए हमारा टेस्ट.जावा जो मैंने लिखा, कोड लिखा, सोर्स कोड जिसको बोलेंगे, वो कंपाइलर क्या किया, टेस्ट.क्लास में कन्वर्ट किया। अब टेस्ट.क्लास का मतलब होता है बाइट कोड। अब बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जेवीएम उसको क्या किया, जेवीएम उसको 0101, जेवीएम को समझाने वाला कोड बन गया बाइट कोड। अब जेवीएम उसको 001 में कन्वर्ट कर दिया ताकि कंप्यूटर सिस्टम समझ जाए। अब आते हैं हम लोग, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं जेडीके जेआरई जेवीएम का डिफरेंस, जेडीके जेआरई जेवीएम का डिफरेंस। ठीक है, तो होता क्या है, हम लोग जब जेडीके इज नथिंग बट जावा डेवलपमेंट किट, जब हम जेडीके को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर में दो फोल्डर जो है वो दिखते हैं। किसके अंदर, जावा फोल्डर के अंदर। जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं जब जेडीके जावा डेवलपमेंट किट को, तो उसके अंदर में दो फोल्डर बनता है। एक फोल्डर होता है जावा का, एक फोल्डर होता है जेवीएम का, सॉरी जेआरई का, जेआरई। तो क्या होता है, जावा बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं, जैसे जावासी का कंपाइलर, एप्लेट व्यूअर, एडिटर, इंटरप्रेटर, बहुत सारे कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर होते हैं। लेकिन जेआरई के अंदर में क्या होता है, जेआरई इज नथिंग बट जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब होता है जेआरई के अंदर में एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जेआईटी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है कि क्या कोड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर समझता है और तब हमारा एग्जीक्यूशन होता है। इसीलिए हमेशा जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके साथ साथ आपका जावा का फोल्डर भी बनता है और जेआरई का फोल्डर बनता है। अब बात यह आती है कि जेआरई का वर्जन जो होता है उसको सिमिलर होना होगा जेडीके का वर्जन से। अगर जेडीके 1.8 लोड किए हैं तो जावा जेआरई भी 1.8 या 1.8 से ज्यादा होना चाहिए। अगर जेआरई आपका 1.8 से कम है तो आपका रन नहीं होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जब हम लोग जेडीके बोलते हैं, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, तो इसके अंदर में जावा और जेआरई दोनों रहता है। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर जावा का फोल्डर भी बनता है और जेआरई का फोल्डर भी बनता है। जेआरई के अंदर में जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, आपका गार्बेज कलेक्टर है, बहुत कुछ है इसके अंदर।
गार्बेज कलेक्टर, जो कि हम लोग डिस्ट्रक्टर पढ़ते थे C++ में, यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर है। तो आते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेवीएम एंड जेआरई। डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेवीएम एंड जेआरई। तो अगर हम बात करें टोटल होल का, तो टोटल होल को हम जावा डेवलपमेंट किट ही बोलेंगे, जावा डेवलपमेंट किट। अब क्या होगा, कंपाइलर प्लस क्या हम जो जोड़ेंगे, जेवीएम, और जेडीके के साथ यहाँ पे जेआरई। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, जेडीके के अंदर में पूरा, इसको टोटल को हम जेडीके बोल सकते हैं, जेडीके। इस जेडीके के अंदर में कंपाइलर प्लस जेवीएम प्लस जेआरई, जावा रियल टाइम एनवायरनमेंट सब आ जाता है। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन एक छोटा सा है, लेकिन ये टोटल को जेडीके के अंदर में जेआरई बोलेंगे, और कंपाइलर एडेड है जेवीएम के साथ। ये है आपका स्ट्रक्चर जेडीके, जेआरई और जेवीएम का। नेक्स्ट, पहले हम लोग जब जावा पढ़ते थे तो उसमें J2SE, J2EE हम लोग बोलते हैं। अभी जावा 2 वर्जन आ चुका है, जावा 2 बोलते हैं हम लोग इसको। बहुत सारा वर्जन, जावा 1.0 से स्टार्ट हुआ, अभी जावा 1.8 तक आ चुका है। तो बहुत सारे हम लोग कंपाइलर्स देखे हैं। पहले था 8 बिट कंपाइलर के लिए, फिर 16 बिट, फिर 32 बिट, अभी 64 बिट कंपाइलर के लिए भी डिफरेंट अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना हुआ है। तो बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। यहाँ पे आपका एक न्यू कंसेप्ट आया, जो कि अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है, थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कोर i3, i5, i7 काम कर रहा है। तो जावा में मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट आता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से बता दिया गया था कि ऐसा थ्रेडिंग कंसेप्ट आएगा, और जावा इस थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी करता है, जिसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब हम लोग एक जावा का सिंपल सा छोटा सा कोड रन करेंगे और देखेंगे कि जावा का कोड हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास डिजाइन करते हैं, क्लास ए। इसके अंदर में int x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। अब void show देते हैं। show फंक्शन क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x इज इक्वल्स टू प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू प्लस y। पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब हम क्या कर रहे हैं, ए का हम एक ऑब्जेक्ट बना दिए, ob इक्वल्स टू न्यू ए एंड ob डॉट शो। हम ये बना दिए। ये पहला जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम है। सबसे पहला हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं C++ से। क्लास जब हम C++ का बनाते हैं, क्लास ए, जिसमें int x, y लिखते थे, कभी आप लोग देखिएगा यहाँ पे कभी हम लोग 10 या 20 हम लोग ऐसे नहीं लेते थे C++ में, क्योंकि C++ में क्लास मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है, लेकिन जावा में क्लास मेमोरी एलोकेशन करता है। इसीलिए यहाँ पे हम वैल्यू ले सकते हैं, जो कि C++ में ले नहीं सकते हैं। अगर आप लोग करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लिए तो इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पे एरर आएगा, अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय में ही डिफिनेशन दे दें, डिफाइन कर दें। लेकिन जावा में क्लास मेमोरी एलोकेशन करता है। उसका एग्जांपल है कि यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, और ये वैल्यू हो गया इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू। तो क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है। अब क्या है कि x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20, ये हम डायरेक्टली लिए हैं।
और शो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो मैटर ये होता है कि ये शो फंक्शन काम कैसे करेगा। सबसे पहला एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से, खत्म भी होता है मेन में जाके। मेन पहले एग्जीक्यूट कैसे करेगा, ये भी समझने वाली बात है। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मेन कैसे एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन जो है एक स्टैटिक मेथड है। मेन क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। पब्लिक का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि ये पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, कहीं पे भी इस प्रोग्राम को रखे ये दिखेगा, इसलिए पब्लिकली इसका विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मेन का विजिबिलिटी सबसे ज्यादा ही होता है क्योंकि ये कहीं से भी किसी को भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी हम इसको रन कर सकते हैं। पहले अगर कोई मेथड स्टैटिक मेथड है तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो कॉल हो जाएगा, जैसे हमारा मेन फंक्शन है। और एक बात है, ये क्लास जो हम बनाए हैं जावा में, ये क्लास जो है चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास नहीं है। क्योंकि जावा में एक पेरेंट क्लास पहले से ही बन चुका है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर में कुछ स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स भी हैं जो कि इनहेरिट होके इस क्लास में भी आ रहे हैं। इनहेरिटेंस हम नहीं लगाया फिर भी वो इनहेरिट हो रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसके अंदर में कुछ स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, और ये इसका मेमोरी एलोकेशन हो रहा है जो हमको नहीं दिख रहा। अब क्या है, ये void show मेथड है। ये void show मेथड क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है system.out.println। तो system.out.println का मतलब क्या होता है, सिस्टम एक प्रीडिफाइंड क्लास है, एस कैपिटल है, आउट आउटपुट स्ट्रीम, कीबोर्ड आपका आउटपुट स्क्रीन से कनेक्ट कर रहा है। println मेथड क्या कर रहा है, प्रिंट करवाएगा, जिसमें हम x का वैल्यू x मतलब 10, y का वैल्यू 20 डिस्प्ले करवाएंगे। ये डबल कोट के अंदर में है मतलब स्ट्रिंग, ये सिंपल एक्स है मतलब ये वेरिएबल। अगर स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे तो प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर प्लस लगाए क्यों, और एक स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, और एक स्ट्रिंग को जोड़े फिर प्लस लगा के वेरिएबल में वैल्यू डाले। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि स्टैटिक मेथड क्या है। स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी डायरेक्टली कॉल हो जाता है, इसीलिए मेन फंक्शन डायरेक्टली कॉल होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट का नाम है ओबी, ए ओबी इक्वल्स टू न्यू ए, मतलब क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर। ये कॉलिंग, ये होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्योंकि जावा में हर चीज डायनेमिक है तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो जब ओबी बना, जब मेरा ओबी बना तो x में आ गया 10, y में आ गया 20, x में आ गया 10, y में आ गया 20 बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे डायरेक्टली हम असाइन कर दिए x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20 आ गया। अब ob.show हम कर रहे हैं, तो जब हम शो किया कंट्रोल यहाँ से शो मेथड में लिया और x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20 डिस्प्ले किया, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। और यहाँ पे आप चाहे तो क्लास का क्लोजिंग यहाँ पे भी दे सकते हैं सेमीकोलन, और नहीं भी देने से चलेगा, दोनों रन करता है। और एक चीज गौर करने वाली है कि C++ में हम लोग जब भी क्लास बनाते थे उसके बाहर में भी फंक्शन को डिफाइन कर पाते थे, जैसे तो आपका मेन फंक्शन हुआ, बाय द हेल्प ऑफ मेन फंक्शन डिफाइन करते थे, और कुछ मेंबर फंक्शंस को भी हम बाहर में डिफाइन कर पाते थे बाय द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। लेकिन जावा में हम ये नहीं कर पाते क्योंकि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को बताता है, क्योंकि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए ये प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेटेड है, इसीलिए इसको क्लास के अंदर में ही रखना पड़ता है। जो भी फंक्शन हम डिजाइन करें क्लास के अंदर में ही करना पड़ेगा। C++ में क्लास के बाहर में कर सकते थे, लेकिन जावा में क्लास के बाहर हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है जावा प्रोग्रामिंग का, और बने रहिएगा और आगे भी और बनाते रहेंगे। और आप लोग ये सब देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि किस हिसाब से यहाँ पे स्टडी चल रहा है। हर चीज, हर एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये वीडियो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।